चलो आगे हम लोग देखते हैं। आज हेडिंग बनाओगे प्रथम कोट की अभिक्रिया। तो आप लोग ऐसे जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम बाद याद करिएगा कोई। देखो हम लोग आज प्रथम कोट की अभिक्रिया पढ़ेंगे। प्रथम कोट की अभिक्रिया। नो, ये हिंदी है। देखो ये हिंदी है भैया, ये हिंदी है। देखो हिंदी का लेसन नंबर 3 है। तो तो प्रथम कोट की अपक्रिया लिखते हैं ना, उसके बाद समझा भी देंगे। वैसे ऐसी अपक्रिया या वह अपक्रिया वह अपक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता के अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। उससे प्रथम कोट की अपक्रिया कहते हैं। उसे प्रथम कोट की कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक प्रति सेकंड होता है, या इसको लिखेंगे ना सेकंड इनवर्स, ये होता है प्रति सेकंड होता है। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल अभी नहीं लेते हैं, चलो लेते हैं एग्जांपल। मान लो N2O5 ये बना रहा है क्या, NO2 प्लस ये बनाएगा जल और ऑक्सीजन। ये एग्जांपल है। रिएक्शन को बैलेंस कर लोगे तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 4 होगा, और यहाँ पर 2 4। ठीक है, ये होगा, ये प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। ये एग्जांपल है। अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन। जैसे मान लो कोई ये रिएक्शन है, ये चेंज हो रहा है उत्पाद में। अच्छा लिखो जल्दी से लोग, लिख लो इतना, तब समझाएं। हो गया मुस्कान? कैसे लिखते हैं तो तेज। हाँ बताइए, कौन दिक्कत होगा ये? हाँ बैलेंस कर दिया गया ना। हाँ 2 दूनी 4, ये 4 n हो गया, 4 दूना 8, 2 10, 5 दूना 10, बैलेंस किया गया। घबराइएगा नहीं, सब धीरे धीरे होगा, हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। चले आगे। चलो इसके बाद देखो, यहाँ पर ये कोई रिएक्शन है, मान लो यहाँ पर ये उत्पाद बदल रहा है। अब क्या बदल रहा है, क्या बन रहा है, उसको भगवान ही जाने, हम लोग क्या जाने, या बीजेपी वाले जाने। ठीक है, हाँ इंडिया वाले भी जान सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग, इसका हम लोग दर लिखते हैं। आप जानते हो अपक्रिया की जो दर होती है वो समानुपाती होती है किसके, अभिकारक पदार्थ की। देखो अब परिभाषा आप पढ़ोगे, सर ऐसी अपक्रिया होगी
ना, ऐसी अपक्रिया वह अपक्रिया जिसकी दर, यही दर है, जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात, ये अभिकारक की ये अभिकार जो बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है किसी पदार्थ को, तो उसकी वो सांद्रता होती है, और प्रथम घात के क्या होगा, समानुपाती। इसकी घात आप क्या लगा दोगे, ये मतलब जब अभिक्रिया की दर अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के एक घात के समानुपाती होगी तो उसे हम लोग बोलेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये अब यहां से इसको हटाओगे, अच्छा अब यहां पर पदार्थ ए है तो आप इसकी सांद्रता लिखोगे माइनस डी ए अपान में डी टी बराबर, इसको हटाओगे तो क्या आएगा, नियतांक आएगा, और जिसकी घात एक चाहे आप लिखिए चाहे आप मत लिखिए, तो ये हो जाएगा, ये अभिक्रिया का क्या हो गया, दर हो गया। ठीक है, अब आप जस्ट इसके लिए अभिक्रिया की दर निकालो, ये तो इसकी दर अगर लिखोगे तो क्या होगा बताओ, अभिक्रिया की दर बराबर क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, अभिकारक पदार्थ की सांद्रता होगी, तो कांस्टेंट को रख दो, कांस्टेंट आपका हमेशा के ही रहेगा। ये अभिकारक पदार्थ की सांद्रता क्या है, N2O5, इसकी पावर 1, ये अभिक्रिया की दर हो गई, और इसकी दर लिख दो तो ये क्या होगा, H2O2, जो ये अभिक्रिया की दर है ये होगा K, और ये हो जाएगा H2, ठीक है, ये लिख लो। आपका सिलेबस जो 2024 था वही 2025 में भी रहेगा, सिलेबस में कोई कटौती नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है, पुराना ही सिलेबस सारा पढ़ोगे, ठीक है। तो यहां साथ हम लोग देखते हैं प्रथम कोट की अभिक्रिया, ध्यान से समझिएगा। प्रथम कोट की अभिक्रिया देखो, प्रथम शांत रहो, प्रथम मान लेते ये कोई रिएक्शन है जो उत्पाद में बदल रहा है, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे, अच्छा एक चीज और जान लो, मान लो कि जो t बराबर 0, अब यहाँ पर t क्या है, ये हाँ तापमान मत चिल्लाइए, अरे सर अभी तापमान सिखाए थे, और आप ही है, जब आप नहीं बदल तापमान कैसे वो t कैसे बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो तापमान है, सॉरी तापमान नहीं, t जो है वो समय है ना, t बराबर 0 पर इस अभिकारक पदार्थ की सांद्रता क्या है, a है। अच्छा अभी t बराबर 0 पर अभिकारक पदार्थ की सांद्रता a है, तो कुछ समय बाद इसकी सांद्रता चेंज होगी कि नहीं होगी, और जो सांद्रता चेंज होती है उसे हम लोग बोलते हैं यक्स। ये अभिकारक पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन है, परिवर्तन मतलब चेंज। तो t समय बाद, t समय बाद, अच्छा ये बताओ पहले सांद्रता a थी, अब कुछ थोड़ा बहुत चेंज होगी तो बची कितना, a माइनस, ऐसा ही पहले से पता था, a माइनस एक्स बता दिए ऐसा। तो अब हम लोग अभिक्रिया की दर लिखते हैं, अभिक्रिया की दर समानुपाती होती है किसके, अभिकारक पदार्थ की सांद्रता की, ठीक है। इसकी दर आपको ना इस रूप में नहीं लिखना, डी ए अपान में डी टी, इस रूप में नहीं लिखना है, इस रूप में लिखो कि जाके वहीं फंस जाएगा, क्योंकि हमें अभिक्रिया का समाकलित रूप निकालना है, समाकलित रूप में हम लोग कुछ इस तरह से लगाएंगे। अभिक्रिया की दर यहाँ पर x है तो आप लिखोगे ऊपर x, और चूंकि समय है तो आप dt लिखोगे, प्रोपोर्शनल टू a माइनस, अब इस सिंबल को हटाओगे तो कुछ ना कुछ छीन लेते हो, कुछ और डाउट क्लियर कर दो, आओ देखते हैं। ये कोई रिएक्शन है, उत्पाद में बदल रहा है, अगर यहां से मैं कह दूं अभिक्रिया की दर लिखिए आप, दर प्रोपोर्शनल टू किसके, अभिकारक पदार्थ की सांद्रता है। अगर आप सांद्रता d ऑफ a अपान में dt लिख रहे हो प्रोपोर्शनल टू a, ऐसा लिख रहे हो, तब यहां पर माइनस लगाइएगा, अदरवाइज माइनस नहीं लगाइएगा, बात समझे। अगर आप अभिक्रिया की दर उसी के जो अभिकारक पदार्थ दिया गया है उसी के रिस्पेक्ट में आप लिख रहे हो, उसी के एवज में आप लिख रहे हो, तब आप माइनस लगाइएगा, अदरवाइज माइनस नहीं लगाइएगा, ठीक है। इतनी बातें समझे। जैसे आप इसी अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को अगर आप चेंज करो, सर हम dx अपान में dt के रूप में लिख रहे हैं, तो माइनस नहीं लगेगा, ये बात इतना आप हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा हमारा काम। तो यहाँ पर देखो ये होगा, अच्छा इस dt को उस पार लेके चलो, यहाँ इसको लेके आओ, dx अपान में a माइनस x इक्वल टू ये जाएगा k dt।
अब आप दोनों पक्षों का समाकलन कर दो। ठीक, दोनों पक्षों का हम लोग समाकलन कर देंगे। दोनों पक्षों का समाकलन करो। फॉर्मूला बता दे, यही ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल टू लॉग x, ये होता है। ठीक है, और यहां पर अगर लॉग में कुछ नहीं लिखा है, एस बेस कुछ नहीं लिखा, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, यहां पर समझोगे बेस ई है। अगर आपको कुछ भी दे दिया ये 10, तो आप अपने मन से नहीं हटा सकते हो। अगर मान लो लॉग बेस 2 दे दिया, कुछ भी बेस दे दिया, तो आप जो दिया वही मानोगे। लेकिन अगर कुछ बेस नहीं दिया है तो आप क्या मानोगे? हाँ, तो जितने भी लॉग दिखते हैं बिना बेस 10 2 ऐसा कुछ वाले, सब में लॉग ई रहता है बेस में। ठीक है, और किसी लॉग को तोड़ने का मतलब जानते हो, ये इसको इसको अगर तोड़ोगे तो कैसे बदलेगा पता है? आप अपवर्तनांक पढ़े हो ना, अपवर्तनांक ऐसे लिखा जाता है 1 n 2। इसका मतलब जानते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या आप कह सकते हो अपवर्तनांक है। तो ये कैसे लिखा जाता है सर? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ये होता है। सेम वही चीज इसमें हम लोग करेंगे। तो अगर इसको तोड़ोगे तो क्या होगा? ये लॉग x अपान में क्या आएगा? लॉग ई, ये होता है। इसको अगर ओपन करते हैं तो ये आता है। ठीक, तो आइए हम लोग इस पे चलते हैं। तो हम लोग दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। यहाँ इंटीग्रेशन लगा दो, dx अपान में a माइनस एक्स और इक्वल टू ये हो जाएगा k dt इंटीग्रेशन। इसका समाकलन करोगे तो होगा लॉग a माइनस एक्स। लेकिन देखो यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस है तो इसके पास प्लस होगा, अगर इसके पास माइनस है तो इसके यहां क्या होगा? माइनस होगा। तो यहां आप माइनस लगा दोगे बराबर, ये आप जानो ये इतने से जाएगा, के टी बचेगा प्लस क्या होगा? कोई ये कांस्टेंट हम लोग हमेशा जोड़ देते हैं, इसे बोलते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लो t बराबर 0 समय पर, t बराबर 0 पर जो अभिकारक पदार्थ की सांद्रता है, परिवर्तन जो हुआ था x बराबर वो भी क्या था? 0 था। तो यहाँ पे वैल्यू रखो लॉग, इसको समीकरण नंबर 1, लॉग जहां x वहां क्या रखोगे? 0। तो हाँ, तो ये माइनस लॉग क्या बनेगा? a, यहाँ 0 रख दोगे तो बचेगा a बराबर, t बराबर 0 रखना है ये, तो क्या होगा? ये कुछ, तो ये कितना हो जाएगा? ये पूरा 0 हो जाएगा और बचेगा क्या यहाँ पर? i। इस i का मान समीकरण 1 में रख दो। तो यहां पर होगा log a माइनस एक्स के टी, और ये कितना होगा? माइनस, अब क्या करोगे? इसको यहां लेके चले आओ, यहां, तो ये प्लस हो जाएगा। यहां लेके आओगे तो ये प्लस होगा कि नहीं होगा? तो प्लस ये होगा log a और माइनस log a माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा? यहां से k निकाल लो। अब यहां से आप k निकालोगे, ये चाहिए कितना बनेगा? log m माइनस log n, तो क्या बनेगा? log a अपान में a माइनस एक्स। फॉर्मूला बता दे, फॉर्मूला ये होता है सर, log m माइनस log n बराबर होता है log m अपान में n। जो पहले होता है ऊपर जाता है, जो बाद में होता है वो नीचे आता है। जो पहले है वो ऊपर जाएगा, जो बाद में नीचे आएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा? के टी। यहाँ से कैपिटल के वेग स्थिरांक निकालना है, तो आप ये निकालोगे 1 अपान में टी आएगा, और ये होगा log a अपान में a माइनस एक्स। आप क्या करोगे? गुणा करा दोगे कितना? 2.303 से अपान में टी, तो ये बदल जाएगा log बेस 10 में a अपान में a माइनस एक्स। ये होता है वेग स्थिरांक का व्यंजक। कल कितना आया था दिखाओगे थोड़ा? इसको आराम से लिखिएगा, कहीं समझ नहीं आता है तो आप मुझे बताओगे और मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा।
होगा कुछ। प्रथम हम लोग जब शून्य कोट की क्रिया पढ़ रहे थे, उसमें 4-5 लक्षण लिखे थे। कितना लक्षण? 5। इसमें भी 4-5 लक्षण लिखते हैं। आप लिखो कि प्रथम कोट की अपक्रिया के लक्षण निम्नलिखित हैं। उसमें पहला पॉइंट ये है, अभी हम लोग देखे थे जो प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक आया था, कैपिटल के इक्वल टू कितना था? 2.303 अपान में 10 इंटू लॉग बेस 10 ए अपान में ए माइनस एक्स। ये इतना हम लोग अभी निकाले थे। आप यही इसी मतलब पहला पॉइंट यही बनाओगे सर कि प्रथम कोट की अपक्रिया के इक्वल टू ये समीकरण का पालन करती है। ठीक है, समीकरण का क्या होता है? पालन करती है। दूसरा पॉइंट, प्रथम कोट के लिए, हाँ बिल्कुल ऐसे लिख लो। हाँ, कुछ नहीं चेंज करना। प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए लॉग ए माइनस एक्स और स्मॉल टी मतलब समय है के बीच ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तीसरा, प्रथम कोट की अपक्रिया का वेग स्थिरांक अभिकारक पदार्थ की सांद्रता की इकाई पर निर्भर नहीं करता है। चौथा, प्रथम कोट की अपक्रिया का अर्ध आयु काल, इसको बोलते हैं टी हाफ से, अर्ध आयु काल अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की प्रारंभिक लिख लीजिएगा, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात टी हाफ इक्वल टू ये होता है 0.693 अपान में कैपिटल के। अर्थात टी हाफ इक्वल टू कितना होता है? 0.693 अपान में के। और पांचों पॉइंट ये लिख लीजिएगा, इसका जो मात्रक है क्या होता है बता दो? सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है, या प्रति सेकंड होता है। आगे चले, इसको थोड़ा सा समझोगे। यहां पर ऊपर वाली सारी बातें समझ रहे हो, नीचे वाली बात समझो। यहाँ पर कह रहा है कि अपक्रिया, ये जो प्रथम कोट की अपक्रिया का अर्धायु काल होता है, ये अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब है कि जो प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए अर्धायु काल निकालेंगे, देखो इसकी चर्चा हम ना इसके बाद करेंगे। अर्धायु काल क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, सारी चीजें निकालेंगे। और उसमें ये भी बताएंगे कि टी हाफ इक्वल टू ये 0.693 कैसे आता है। और ये अच्छा, ये कह रहा है अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि जब आप अर्ध आयु काल का फॉर्मूला निकालोगे, उसमें अभिकारक पदार्थ की सांद्रता से कोई लेना देना नहीं होगा। यही रीजन देखो इसमें क्या है, अर्धायु काल का, ये अर्धायु काल का फॉर्मूला है, इसमें प्रारंभिक सांद्रता है नहीं है। तो ये किस पर निर्भर करता है? ये वेग स्थिरांक पर निर्भर करता है। ठीक है, तो टी हाफ बराबर इतना याद रखिएगा।
इसको अभी हम पीछे जब अर्धायु काल पढ़ाएंगे उसमें इसको सिद्ध कराएंगे। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखिएगा। आगे हम लोग, ये देखो मुझे समझाना है नहीं ना इसमें, ये रिएक्शन है आपको याद करना है, कहो तो ये सब नाइट्रोजन पेंटाउंटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सब चीजें। आप कह रहे थे चौथा रिएक्शन क्या है? जब आप, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा ये रिएक्शन, जब आप अभी फिजिक्स में पढ़ोगे नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन, तो उसमें जो ये सब भारी तत्व हैं, जब भारी तत्व पर हल्के तत्व की बमबारी कराई जाती है तो उसका विस्फोट बहुत ज्यादा हो, जैसे परमाणु बम सुने हो ना, इतना ही रहता है, लेकिन तबाह करने को उसमें देश की क्षमता रहती है। उसमें रेडियम, रेडान जैसे अक्रिय गैस डाले जाते हैं, इस वजह से उनका विस्फोटक क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है। ये अकेला ऐसे तत्व है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। तो ये मतलब ये सब भारी तत्व है, जब ये विखंडित होते हैं ना, इसमें न्यूट्रॉन डाले जाते हैं, तो ये विखंडित होकर के ना रेडान गैस और हीलियम गैस टूट जाते हैं। ये होता है, अकेला तत्व के पास इतनी क्षमता होती है कि टूटेगा इसके साथ। और ये समझ ही रहे हो भैया, ये सब नाइट्रोजन, ये सब हाइड्रोजन पेरोक्साइड टूटेगा, ये सारी चीजें में से। और ये रही सुक्रोज की बात, जब सुक्रोज टूटता है, सुक्रोज कहते हैं ना, सुक्रोज या सुक्रोज जब टूटता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है, केवल और केवल फ्रक्टोज और ग्लूकोज में नहीं टूटता है। उसमें दो अणु मिलते हैं, एक को ग्लूकोज बोलते हैं, एक को फ्रक्टोज बोलते हैं। आपको फार्मूला एक ही टाइप का लगे, केमिस्ट्री में आप अभी पढ़ोगे आगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में लगभग सब में समानता होती है, सिर्फ और सिर्फ इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है बस। इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, आता है, बोला जाता है वहां पे। कार्बोहाइड्रेट में पढ़ोगे उसमें बताया जाता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना लिखिए, सीधा सीधा ऐसे पूछ लो, तो सिर्फ संरचना चेंज होता है, बाकी सब कुछ होगी। आई होप को आप इतनी बातें समझ में आई होंगी ना।